आज हम बात करेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई डी ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं। तो वे तत्व जिनमें डी उपकोष आंशिक रूप से पूर्ण होते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसी प्रकार जिन तत्वों में एफ उपकोष आंशिक रूप से पूर्ण भरा होता है वे एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। भाई आपको पता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है तत्व जो है वो उसी ब्लॉक का कहलाता है। जैसे अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय तो एलिमेंट जो है या तत्व जो है वो डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ऐसे ही यदि हम अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरा जा रहा है तो उस तत्व को आप एफ ब्लॉक का तत्व कहेंगे। अब एफ ब्लॉक जो डी ब्लॉक जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल, जो बाह्यतम कोष जो होता है जिसे हम एन से जानते हैं, उससे एक अंदर वाला होता है, यानी कि इसको n-1 डी उपकोष कहा जा सकता है। और एफ उपकोष के लिए अगर कहा जाए तो ये बाह्यतम कोष के अंदर से भी अंदर वाले कोष में उपस्थित होते हैं, इसलिए बाह्यतम कोष मतलब एन कोष, n-2 जो उपकोष होता है वो n-2 एफ उपकोष कहलाता है। तो n-2 एफ उपकोष में यदि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एफ ब्लॉक का तत्व, और n-1 डी उपकोष में यदि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वह डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। अब डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो दीर्घाकार आवर्त सारणी में 3 से 12, अब आपको पता है कि आवर्त सारणी में कितने समूह पाए जाते हैं, 1 से लेकर के 18 तक समूह पाए जाते हैं। तो 3 से लेकर 12 समूह जो होता है वो डी ब्लॉक का समूह होता है। एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में इनको रखा जाता है, अतः इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। और एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे जो 2 क्षैतिज पंक्तियां हैं उनमें रखा जाता है। इन श्रेणियों को लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है और इन तत्वों को संयुक्त रूप से आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। देखो एस और पी जो ब्लॉक होता है उसके बीच में जो आपको दिखाई देता है 3 से लेकर 12 ग्रुप तक के, वो क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। और उस डी ब्लॉक के अंदर ही क्या होते हैं, एफ ब्लॉक होते हैं। एफ ब्लॉक मतलब लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व और एक्टिनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व होते हैं वो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी का निर्माण करते हैं। और वो श्रेणी जो है आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों द्वारा दर्शाई जाती है जिन्हें लेंथेनाइट एक्टिनाइट कहते हैं और इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात करते हैं कि संक्रमण तत्व क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या, n-1 डी कक्षक में अपूर्ण अगर भरा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय यदि n-1 डी उपकोष जो है तत्व का वो यदि अपूर्ण है, यानी कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है उसकी आयनिक और उसके परमाणुवीय अवस्था में, तो ऐसे तत्व क्या कहलाएंगे बच्चों, ऐसे तत्व आपके संक्रमण तत्व कहलाएंगे। तो डी ब्लॉक के तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण डी कक्षकों की संख्या के आधार पर डी ब्लॉक के तत्वों को निम्न 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अब 4 श्रेणियां कौन कौन सी है। प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसे आप 3D श्रेणी भी कहते हैं, जो कि स्कैंडियम 21 नंबर वाले तत्व से लेकर के जिंक 30 नंबर वाले जो तत्व है वहां तक जाती है। और इसमें 10 तत्व आते हैं। इस श्रेणी के तत्वों में 3D कक्षक जो है वो अपूर्ण भरे हुए होते हैं, जिंक को छोड़ करके बाकी सभी में 3D कक्षक जो है वो कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं। ऐसे ही द्वितीय संक्रमण श्रेणी आती है जिसे आप 4D श्रेणी कहते हो, इसे 3D श्रेणी, इसे 4D श्रेणी कहते हैं। और ये जो तत्व है ये 39 यट्रियम से 48 कैडमियम तक जाते हैं। ये भी 10 तत्व होते हैं, उनमें 4D कक्षक भी जो है वो अपूर्ण भरा हुआ होता है कैडमियम को छोड़ करके। तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D श्रेणी जिसे कहते हैं वो लेंथेनम के 57 नंबर के एलिमेंट से लेकर के मरकरी 80 तक जाता है। मतलब लेंथेनम का जो 57 नंबर का तत्व है वो भी 5D श्रेणी में आता है। इसके बाद 58 से लेकर के 71 नंबर के जो तत्व होते हैं, 71 नंबर के जो मतलब 58 से लेकर के 71 जो परमाणु क्रमांक है, ये वाले तत्व इस श्रेणी में नहीं आते हैं बेटा, क्योंकि ये वाले तत्व जो है वो दूसरी लेंथेनाइट श्रेणी में आते हैं। यानी कि लेंथेनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक कहाँ से कहाँ तक जाता है, 58 से लेकर के 71 तक जाता है, 58 से 71 तक जाता है। ये तत्व इस श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं, इन्हें अलग श्रेणी में एफ ब्लॉक के तत्वों में रखा जाता है। ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पर 72 नंबर का हैफनियम से लेकर के 80 नंबर के मरकरी जो है Hg, उस तक के जो 10 एलिमेंट्स हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, 5D श्रेणी में रखे जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार चतुर्थ संक्रमण श्रेणी जो है उसमें उसे 6D सीरीज भी आप बोलते हैं। इसमें एक्टिनम के 89 नंबर के एलिमेंट के बाद
कि 90 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट इस श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। ये कहाँ रखे जाते हैं? एफ ब्लॉक में रखे जाते हैं, जिन्हें एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। और उसके बाद में 104 से लेकर के 112 तक के जो 10 तत्व हैं, ये देखो 104 से लेकर के 112 तक 9 तत्व होते हैं, और ये एक और मिला करके टोटल 10 तत्व यहाँ पर हो जाएंगे। इसी प्रकार के से लेंथेनम को लेकर के हैफनियम से 80 तक के 9 तत्व, यानी कि टोटल 10 तत्व 5D सीरीज में, और टोटल 10 तत्व ही 6D श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगे। तो 4D, 5D, 6D और 3D ये जो श्रेणियां हैं, इनमें टोटल 10-10 तत्व उपस्थित होते हैं बच्चों। तो डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणधर्म क्या है? पहला तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बात कर लेते हैं। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों, वो क्या होता है? n-1d में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, और ns यानी कि बाह्यतम कोश, n क्या है यहाँ पर? बाह्यतम कोश, ns में 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। तो इस विन्यास से स्पष्ट है कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल उपांत्य कोश कौन सा होता है? n-1d कक्षक, उपांत्य या उपांतिम कोश कहलाता है। ये में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं। मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, तो किस में भरे जाते हैं? n-1d में भरे जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो अलग अलग आती है। अतः ये तत्व s और p ब्लॉक के तत्वों की भांति भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में नियमित प्रदर्शन नहीं करते हैं। नियमित परिवर्तन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस ब्लॉक के तत्वों में से अर्धभरित और पूर्णपूरित, अर्धपूरित और पूर्णपूरित इस ब्लॉक के तत्वों में से अर्धभरित और पूर्णतया भरित कक्षक जो है वो सबसे अधिक स्थायित्व वाले होते हैं। यानी कि किसी भी जब उपकोष में आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते दौरान, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के दौरान जो भी कक्षक अर्धभरित या पूर्णपूरित हो जाता है, उसकी स्थायित्व जो है सबसे अधिक हो जाती है। तो बिल्कुल वहाँ की जैसे ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इस ब्लॉक के तत्वों में से अर्धभरित तथा पूर्णभरित जो कक्षक हैं वे अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार देखने को मिलेंगे कि वे प्रथम श्रेणी का जो तत्व है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक भी यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए 4s में 2-2 इलेक्ट्रॉन, केवल ये अकेला है जिसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ये देखो कॉपर है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम और कॉपर 2 तत्व ऐसे हैं जिनके 4s में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ 3D देखेंगे तो 3D में आपको इलेक्ट्रॉनों का अंतर अधिक से अधिक देखने को प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जैसे प्रथम संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बिल्कुल उसी प्रकार 4D संक्रमण श्रेणी के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5D के और 6D के भी आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से देख सकते हैं। ये 5D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 6D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ देख सकते हैं आप। अगली बात अगर हम करें कि भाई समूह 12 के जो तत्व है, समूह 12 के कौन कौन से तत्व? जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये जिंक, ये कैडमियम और ये जो मरकरी है बेटा, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखते हो ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते दौरान आप देखोगे कि इनके ये इसका जो 3D उपकोष है वो पूरा भर जाता है, इसका 4D उपकोष है ये भी पूर्णपूरित हो जाता है, और इसका जो 5D उपकोष है ये भी पूर्णपूरित हो जाता है। तो पूर्णपूरित होने की वजह से इन तीनों को ही संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। ये तीनों ही संक्रमण तत्व जो है वो नहीं माने जाते। ये तीनों ही संक्रमण तत्व नहीं होते क्योंकि इनकी आयनिक और परमाणुविक दोनों ही अवस्थाओं में इनका जो विन्यास है वो 3D पूर्णपूरित हो जाता है। तो देखो कि भाई समूह 12 के तत्व जिंक, कैडमियम और मरकरी में मुक्त तथा संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में n-d जो उपकोष है वो पूर्णतया भरा हुआ होता है, अतः इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाना चाहिए। परंतु अमोनिया, एमीन और हैलाइड आयनों के साथ में संकर कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्वों के साथ में गुणों में अधिक समानता देखने को मिलती है। इसीलिए इनका अध्ययन हम डी ब्लॉक के तत्वों के साथ में करते हैं। तो ये डी ब्लॉक के तत्व ही, परंतु क्योंकि इनका मुक्त अवस्था और इनकी संयुक्त अवस्था दोनों में ही इनका जो
उपांत्य कोश है, उपांत्य उपकोश है, N-1D उपकोश जो है वो पूर्णतया भरा हुआ होता है और पूर्णतया भरा होने की वजह से ही इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। तो ग्रुप नंबर 12 के, समूह 12 के जो तत्व होते हैं वे संक्रमण तत्व नहीं होते, यद्यपि वे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और समूह 3 के तत्वों की यदि बात करें तो समूह 3 के तत्वों के गुण अन्य संक्रमण तत्वों के गुणों से अत्यधिक भिन्न होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनके यौगिक एक समान रूप से त्रिसंयोजी होते हैं, मतलब तीनों पे ही कौन कौन सा चार्ज होता है? 3+ चार्ज होता है, त्रिसंयोजी होते हैं, रंगहीन होते हैं, त्रिसंयोजी होते हैं, रंगहीन होते हैं और प्रतिचुंबकीय होते हैं। एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अयुग्मित नहीं होता है। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? प्रतिचुंबकीय होते हैं। जबकि अन्य संक्रमण तत्व जो हैं परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल त्रिसंयोजकता ही दर्शाएंगे, वो चतुर्संयोजकता, पंचम संयोजकता भी दर्शा सकते हैं, रंगीन आयन भी बनाते हैं और अनुचुंबकीय भी होते हैं। परंतु इनमें अपूर्ण डी उपकोश उपस्थित होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। स्कैंडियम, टर्बियम, लैंथेनम और एक्टिनम जो है, इन चारों ही तत्वों को आप संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं 3 से लेकर के 11 के तत्व जो होते हैं, ग्रुप नंबर, समूह नंबर 3 से लेकर के 11 के तक के जो तत्व होते हैं वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि उनके मुक्त और परमाणुवीय अवस्था जो है, परमाणुवीय अवस्था या फिर कोई भी आयनिक अवस्था जो है, उनमें उनका N-1D उपकोश जो है बेटा वो अपूर्ण होता है। N-1D उपकोश अगर पूर्ण भर गया तो फिर वो संक्रमण तत्व नहीं रहता, जैसे कि ग्रुप 12 के एलिमेंट। और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अन्य जो संक्रमण तत्व हैं उनसे थोड़े से भिन्न प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। आगे बात करते हैं। इस प्रकार समूह 3 के तत्व जो हैं तथा समूह 12 के जो तत्व हैं वो अप्रारूपिक संक्रमण। तो देखो यहाँ पर अगर असमानता देखने को मिल रही तो ग्रुप नंबर 3 के तत्व और ग्रुप नंबर 12 के तत्वों में देखने को मिल रही होगी। ग्रुप या समूह 3 समूह 3 व 12 के जो तत्व होते हैं बेटा, इनको क्या कहा जाता है? अप्रारूपिक, नॉन टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स अप्रारूपिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। अप्रारूपिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, जबकि बाकी के जो तत्व हैं, जबकि अन्य संक्रमण तत्वों को प्रारूपी संक्रमण तत्व यानी कि समूह 4 से 11 तक के जो तत्व होते हैं उन्हें प्रारूपिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये तो हुए अप्रारूपिक और ये हो गए प्रारूपिक। कारण क्या है वो हम आगे समझ चुके हैं। टिपिकल, ये बिल्कुल टिपिकल संक्रमण, जो बिल्कुल टिपिकल एकदम लाइन टू लाइन चलने वाले जो होते हैं वो टिपिकल एलिमेंट्स कौन कौन से? 4 से 11 तक के समूह वाले। और 3 और 12 वाला जो समूह है उन तत्वों को आप क्या कहते हैं? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब इनके धात्विक गुणों या उनकी जालक संरचनाओं के बारे में बात कर लेते तो डी ब्लॉक के जो सभी तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं? धातु होते हैं, क्योंकि इनमें उच्च तनन सामर्थ्य, उच्च तापीय स्थायित्व, उच्च विद्युत चालकता, धात्विक चमक, ये सारे गुण उपस्थित होते हैं। तो इन तत्वों के गलनांक और क्वथनांक एस और पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होते हैं, क्योंकि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक अलग होते हैं। क्योंकि अपूर्ण डी उपकोश की उपस्थिति के कारण इनके मध्य धात्विक और सहसंयोजक बंध कार्य करते हैं, जिससे परमाणु अधिक दृढ़ता से बंधे होते हैं और उन बंधों को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी अलग अलग या उच्च होते हैं एस और पी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा। जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज, इनको छोड़कर सामान्य ताप पर इनकी एक या एक से अधिक प्रारूपिक संरचनाएं होती हैं। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पर आपको प्रारूपिक संरचनाएं देखने को मिलेंगी। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना। तो अलग अलग तरह की संरचनाएं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। परंतु यहाँ देखिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी देखो आप X अलग ही टाइप की, X अलग ही टाइप की संरचना आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो BCC का मतलब है काय केंद्रित घनीय संरचना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर,
HCP का मतलब होती है हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, HCP षटकोणीय निविड़तम संकुलन, और CCP का मतलब होता है घनीय निविड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। और X यहाँ पर विशेष धात्विक संरचना है, तो यहाँ पर कहा भी गया है क्या कि भाई जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है इनकी विशेष, जिंक, कैडमियम, मरकरी तथा Mn को छोड़कर सबकी प्रारूपिक संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ पर जिंक, कैडमियम, मरकरी और ये मैंगनीज कहाँ गया, इस मैंगनीज, इनको छोड़कर बाकी सब जो है वो प्रारूपिक संरचना HCC या BCC या CCP इस तरह की संरचना प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये जो है वो अलग ही टाइप की संरचना प्रदर्शित करते हैं, विशेष धात्विक संरचना जिसे कहा जाता है। एक नोट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इरिडियम, ऑस्मियम आदि धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। उत्कृष्ट धातुएं ये बहुत मुश्किल से या ना के बराबर अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। कौन कौन सी, गोल्ड को, प्लैटिनम को, सिल्वर को, इरिडियम को और ऑस्मियम को। ठीक है, ये सब क्या कहलाती हैं, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं, नोबेल मेटल्स, उत्कृष्ट धातुएं। अब इनके परमाणुवीय त्रिज्या के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो किसी श्रेणी में, यानी कि किसी भी संक्रमण श्रेणी, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी, किसी भी श्रेणी में इन तत्वों की परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतया समूह 3 से लेकर के 10 तक तो घटती हैं तथा इसके पश्चात श्रेणी के अंत तक क्रमशः बढ़ती है। यानी कि समूह 3 से लेकर के 10 तक तो कम हो जाएंगी, समूह 3 से लेकर के 10 तक तो ये कम हो जाएगी, और 10 के बाद में 11 और 12 समूहों के बाद ये बढ़ती हैं, 10 के बाद में ये बढ़ना शुरू हो जाती है। तो परमाणुवीय जो त्रिज्या है वो इस प्रकार से घटती और बढ़ती है। और इसका कारण क्या है बेटा कि भाई परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ क्या हो रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ता है प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में बढ़ती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो इलेक्ट्रॉनों को कहाँ भरते हो आप, बाह्यतम कोश से एक अंदर वाले कोश में, यानी कि N-1 उपकोश में जब आप इलेक्ट्रॉनों को भरते हो तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के कारण इनका परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ जाता है। परिरक्षण प्रभाव यानी कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो आकर्षण है वो ना लगने देना। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर अंदर वाली कक्षा में, देखो बाह्यतम कोश ये रहा, इस बाह्यतम कोश के अंदर वाला जो कोश होता है, ये अंदर वाला कोश जो है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो आकर्षण है वो नहीं लगने देता है, क्योंकि यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ये अंदर वाली जो कोश है उसके इलेक्ट्रॉन इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो आकर्षण है वो नहीं लग पाता है, और यही प्रभाव जो है परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और डी ब्लॉक के तत्वों में हम देखते हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ती है, साथ ही साथ इस वाली जो ये बाह्यतम कोश से अंदर वाली जो कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, जिसकी वजह से परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ जाता है। और परिरक्षण प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने लगते, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, और N-1D उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के साथ परिरक्षण प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। अतः प्रारंभ में प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च तथा परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन मेघ जो है नाभिक द्वारा अधिक प्रबलता से आकर्षित होता है। तो पहले तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों को ये नाभिक जो है आकर्षित करता है, इसलिए परमाणुविक त्रिज्या जो है घटती है, फलतः आकार में क्या हो जाती है, कमी आती है। यद्यपि क्रोमियम और निकल तक प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव द्वारा संतुलित हो जाता है, यानी कि क्रोमियम निकल तक आते आते क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव जो है वो लगभग बराबर हो जाते हैं, एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। अतः परमाणु त्रिज्या जो है लगभग समान बनी रहती है। निकिल के आगे के तत्वों में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश की अपेक्षा अधिक हो जाता है, अतः परमाणु जो त्रिज्या है वो पुनः बढ़ने लगती है। मतलब क्रोमियम और निकल तक तो क्या होता है कि आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको Z इफेक्ट के नाम से भी आप जानते हो, ये बढ़ता है, ठीक है, प्रारंभ में तो ये बढ़ता है, परंतु क्रोमियम और निकल तक आते आते ये क्या हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव के समान हो जाता है, संतुलित हो जाता है। मतलब परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो Z इफेक्ट जो है वो शील्डिंग इफेक्ट
के बराबर हो जाता है। नीचे लिख देती हूं मैं, शील्डिंग इफेक्ट के लगभग बराबर हो जाता है। और निकिल के बाद में जो है शील्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण जो श्रेणी के तत्व हैं बेटा, उनका आकार बड़ा होता है। परंतु जब आप तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाते हो तो लेंथेनाइट संकुचन की वजह से तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार द्वितीय संक्रमण श्रेणी से बड़ा नहीं होता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका आकार जो है द्वितीय संक्रमण श्रेणी से छोटा होता है, यानी कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार या 4s सीरीज के जो तत्व है उनका आकार प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों यानी कि 3D सीरीज के जो तत्व हैं उनके आकार से बड़ा होता है। परंतु जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है 5D सीरीज है ना, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, इनके तत्वों का आकार जो है द्वितीय संक्रमण श्रेणी से अधिक नहीं होता है, लगभग बराबर हो जाता है। और इसका कारण क्या है बच्चों, लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन। इस लेंथेनाइट संकुचन होने के कारण जो है इनकी त्रिज्या जो लगभग बराबर हो जाती है। जैसे कि जर्कोनियम और हैफनियम का आकार देखो, जर्कोनियम जो है द्वितीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है और हैफनियम जो है वो तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है। इन दोनों का आकार लगभग बराबर होता है। उसी प्रकार नायोबियम और टेंटेलियम का भी, मॉलिब्डेनम और वुल्फ्रामाइट का भी, टेक्नीशियम और रीनियम का भी जो साइज है वो लगभग बराबर होता है। इसीलिए इन सभी को क्या कहा जाता है, रासायनिक जुड़वां तत्व कहा जाता है। इन्हें ट्विन एलिमेंट्स या केमिकल ट्विंस भी कहा जाता है। तो ये तत्व समान त्रिज्या देखो, लगभग 160 पिकोमीटर्स का तो जर्कोनियम और 159 पिकोमीटर्स का हैफनियम होता है। तो इसके कारण समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी इनके होते हैं और उनको अलग अलग करना भी कठिन होता है। यदि समानता है तो गुणों में जो है आपको समानता देखने को मिलेगी, भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान होंगे और भौतिक गुण रासायनिक गुण अगर समान हो रहे हैं तो इनको पृथक कर पाना बड़ा ही कठिन काम होता है। तो देखिए आप संक्रमण तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनकी त्रिज्या के मध्य, त्रिज्या किसमें, नैनोमीटर में व्यक्त की गई है। तो आप देखो प्रथम संक्रमण जो श्रेणी है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से दर्शाया गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का ग्राफ, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के ग्राफ को ये और तृतीय संक्रमण श्रेणी के ग्राफ को सबसे ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। तो ये एक ग्राफ है जो परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ त्रिज्याओं के और परमाणु क्रमांक के बीच में यहाँ पर लगाया गया है। देखो 0 से जो है वो प्रदर्शित किए गए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, चौकोर जो डब्बा है इससे बनाए गए हुए हैं क्या, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व, और एक त्रिकोण जो है इससे दर्शाए गए हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व और उनकी त्रिज्याएं। और इनकी त्रिज्याओं का यदि पिकोमीटर्स में मान, परमाणविक त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या का मान अगर देखा जाए तो इस सारणी से आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनकी आयनिक त्रिज्या के बारे में। तो वही संक्रमण तत्वों के आयनिक त्रिज्याओं में भी परमाणविक त्रिज्याओं के मान के साथ जैसी ही आवर्तिता पाई जाती है। तो यदि धनायनों पर समान आवेश है, यानी कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों के ऊपर समान आवेश है, +2 चार्ज है तो सभी के ऊपर +2 आवेश होना चाहिए, +3 है तो सभी के ऊपर +3 होना चाहिए। तो समान आवेश उपस्थित होने पर क्या होता है, परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ आयनिक त्रिज्याएं धीरे धीरे घटती हैं बेटा। मतलब क्या हो रहा है, समान आवेश वाले जो धातुएं हैं, Mn+ जो धातुएं हैं, समान आवेश वाली जो धातुएं हैं, जैसे जैसे इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ, परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ आयनिक जो त्रिज्याएं हैं, रेडियस जो है, जो रेडियस ऑफ Mn+ है वो घटती है। रेडियस और परमाणु क्रमांक के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहाँ पर होता है। संक्रमण तत्व भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भिन्न भिन्न आयनिक त्रिज्याएं प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होने पर आयनिक त्रिज्या के मान में कमी होती है। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, +1, +2, +3, +4 जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, आउटर बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें कमी हो जाएगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ जाएगा और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। तो आयनिक त्रिज्या के मान में कमी आती है जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है। तो आप बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगी, जो
जो त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या है, रेडियस ऑफ Mn+, वो भी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के द्विआयनों की आयनिक त्रिज्या परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर घटती है। भाई परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो सीधी सी बात है आयनिक त्रिज्या जो है घटेगी, क्योंकि चार्ज कैसा है, सब पर सेम है। परंतु त्रिधन आयनों की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि संक्रमण धातु आयन क्षार धातुओं की तरह पूर्णतया आयनित रूप में नहीं पाए जाते हैं। पूरी तरीके से जैसे संक्रमण, जैसे आपका प्रथम जो ग्रुप है जिसमें आपकी क्षार धातुएं पाई जाती हैं, वो क्षार धातुओं की अपेक्षा पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। तो संक्रमण धातु आयन जो है बनाते कैसे हैं आयन? संक्रमण धातु आयनों की त्रिज्याओं के मान जो है इनके जल योजित आयन, देखो जल योजित आयन या अन्य पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही लिगेंडों से निर्मित संकुलों द्वारा निकाले हुए मान होते हैं। एग्जैक्ट मान यहाँ पर आपको प्राप्त नहीं होते हैं। इन संकुलों में डी उपकोष आबंध निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। जो डी उपकोष है, डी उपकोष जो है आप जब बंध बनाते हैं तो जो संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं वे अपने डी उपकोष को बंध बनाने में प्रयुक्त करते हैं। अब ये जो है डी उपकोष, इनका दो ऊर्जा स्तरों में विघटन हो जाता है, Eg और T2G। Eg में आते हैं dx² y² और dz², ये y² है, और T2G में आते हैं dxy dyz और dzx। टोटल जो डी उपकोष है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, और ये जो विभाजन है इसे क्रिस्टल क्षेत्र विघटन कहा जाता है, और ऊर्जा अंतराल जो इनके बीच में होता है उसे क्रिस्टल क्षेत्र विघटन ऊर्जा कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है। मतलब धातु आयनों की आयनिक त्रिज्या जो है T2G और Eg उपकोषों के इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम पर निर्भर करती है। यदि आने वाले इलेक्ट्रॉन पहले T2G में भरा जाता है तो आयनिक त्रिज्या बेटा कम हो जाएगी, और अगर आने वाला इलेक्ट्रॉन Eg उपकोष में भरा जाता है तो आयनिक त्रिज्या जो है वो अधिक हो जाएगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में जाता है तो आयनिक त्रिज्या जो है उसमें कमी आएगी, आयनिक त्रिज्या का मान कम प्राप्त होगा। और यदि Eg में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो आयनिक त्रिज्या का मान जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टे उल्टे हो जाते हैं। तो Eg और T2G में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम के ऊपर भी आयनिक त्रिज्या जो है वो डिपेंड करती है इस प्रकार से। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी की जो आयनिक त्रिज्या है वो इस प्रकार से आपको दिखाई हुई है कि टाइटेनियम सभी के ऊपर देखो समान द्विधनात्मक चार्ज है, और द्विधनात्मक चार्ज होने के साथ साथ उनके आयनिक त्रिज्याओं के मान में इस प्रकार से कमी आ रही है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ। आगे देखेंगे गलनांक और क्वथनांक के बारे में बात कर लेते हैं। संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में तो उच्च ही होंगे। क्यों उच्च होंगे? क्योंकि इनके मध्य प्रबलतम बल उपस्थित होते हैं जो परमाणुओं को आपस में बांध करके रखते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बढ़ती है, परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंधों की संख्या जो है वो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और वुल्फ्रामाइट टंगस्टन तक बढ़ती है, जहां प्रत्येक डी कक्षक में केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहां से लेकर के यहां तक जब आप आते हो तो डी उपकोष में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 5 तक के ही इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अतः सहसंयोजी सहभाजन के अवसर सर्वाधिक होते हैं। यार एक बात मुझे बताओ कि भाई डी उपकोष में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर सहभाजन की जो संभावना है वो तो इतनी सारी है 5, यानी कि किसी दूसरे तत्व का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आकर के सहभाजित हो सकता है इस तरीके से। तो एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सब जगह पर हो सकता है। तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है सहसंयोजी सहभाजन का अवसर भी बढ़ता है, इसलिए जो आबंध जो है वो भी बढ़ते हैं। तो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध जो है उनकी संख्या जो है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और वुल्फ्रामाइट तक बढ़ती है। यहाँ प्रत्येक डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सहसंयोजी सहभाजन के अवसर भी बढ़ते हैं। मैंगनीज में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के बाद भी इनका अनापेक्षित निम्न गलनांक और क्वथनांक जो है, इसका कारण क्या है? इसकी विशेष संकुल संरचना इसका कारण होता है। इसलिए यह धात्विक व सहसंयोजक बंध बनाने में जो है असमर्थता प्रदर्शित करता है। आपने जब इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो न तो मैंगनीज HCP, न CCP, न BCC किसी भी तरीके की जो संकुल अवस्था है वो प्रदर्शित नहीं कर रहा था, या संकुल संरचना प्रदर्शित नहीं कर रहा था। ये एक विशेष ही संकुल संरचना का निर्माण कर रहा था, इसलिए सहसंयोजी आबंध बनाने में असमर्थ होता है। पर जिंक, कैडमियम और मरकरी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो उपस्थिति है
वो बहुत कम देखने को मिलती है, या आप देखेंगे कि होती ही नहीं है, क्योंकि इनका जो डी उपकोष है वो कैसा होता है, पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। अब पूरी तरीके से भरा हुआ है तो इसका मतलब n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अनुपस्थिति है। तो अनुपस्थिति के कारण डी इलेक्ट्रॉन धात्विक आबंध निर्माण के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप धात्विक आबंध दुर्बल होते हैं, जिसके कारण इनके गलनांक तथा क्वथनांक भी जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और परमाणु क्रमांक और गलनांक के ऊपर यदि आप एक ग्राफ देखें तो देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम तक तो ये परमाणु जो गलनांक है वो बढ़ता है, देन फिर मैंगनीज का कम हो जाता है, फिर वापस आयरन, कोबाल्ट, निकल का लगभग आयरन का बढ़ता है, फिर नीचे 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 जा रहा है, और देखो जिंक का सबसे कम होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि धात्विक आबंध नहीं बनाते हैं। और इसी प्रकार से द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के बारे में भी आप यहाँ पर गलनांक और परमाणु क्रमांक में तुलना देख सकते हैं। और यहाँ पर इनके गलनांक और क्वथनांक को डिग्री सेल्सियस में भी प्रदर्शित किया गया है। मोलर आयतन तथा घनत्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इनके मोलर आयतन समीपवर्ती समूहों के एस तथा बी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा अत्यधिक निम्न होते हैं। यानी कि इनका जो मोलर आयतन है, मोलर आयतन एस और पी की अपेक्षा जो है वो कम पाया जाता है। इसका कारण क्या है, देखिए, जैसे जैसे आंतरिक कक्षक भरे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं, बाह्यतम कोश में ना भर के उसके अंदर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ भरे जाते हैं, आंतरिक कक्षकों में भरे जाते हैं। तो आंतरिक कक्षक जैसे जैसे भरे जाते हैं, बढ़ता हुआ नाभिक के आवेश इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचता है और मोलर आयतन में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से घनत्व में भी वृद्धि प्रदर्शित की जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाह्यतम कोश में नहीं भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ भरे जा रहे हैं, अंदर वाले कोश में भरे जा रहे हैं। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ, बाह्य से अंदर वाले कक्ष में भरे जा रहे हैं। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की जो अन्योन्य क्रिया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन की तरफ आकर्षित होगा तो ये अधिक पास पास आ जाएंगे, और अधिक पास पास आने की वजह से जो इनका घनत्व है वह बढ़ जाता है। तो किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर घनत्व जो है वो क्रमशः बढ़ता है तथा श्रेणी के मध्य में यह अधिकतम मान प्राप्त कर लेता है। किसी समूह में नीचे जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, और ऑस्मियम का जो घनत्व है डी ब्लॉक के तत्वों में सर्वाधिक होता है। ऑस्मियम जो है उसका सबसे ज्यादा घनत्व यहाँ पर डी ब्लॉक श्रेणी में या डी ब्लॉक के तत्वों में पाया जाएगा। तो डी ब्लॉक के तत्वों के मोलर आयतन को यदि मिलीलीटर्स में और घनत्व को ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब में अगर देखा जाए तो देखिए, स्कैंडियम, टाइटियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस प्रकार से आपको अलग अलग तत्वों का यहाँ पर घनत्व और मोलर आयतन देखने को मिलेगा। तो मोलर आयतन और घनत्व जो है जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, वैसे वैसे धीरे धीरे कम हो रहा है। कम होने के साथ साथ ये यहाँ पर फिर कॉपर और जिंक का तो है थोड़ा सा बढ़ जाता है लास्ट में। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। आयनन ऊर्जा क्या होती है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालना, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इन तत्वों की आयनन ऊर्जा उच्च होती है। कैसी होती है बच्चों, उच्च होती है, और अधिकांशतया इनका मान एस और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके मध्य होता है, जो यह निर्देशित करता है कि संक्रमण तत्व एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा कम विद्युत धनी होते हैं। यानी कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनसे ये कम विद्युत धनी होते हैं, कम विद्युत धनी होते हैं। एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के तत्वों के अपेक्षा जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कम विद्युत धनी होते हैं। किसी भी संक्रमण श्रेणी में आयनन ऊर्जा परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। आयनन ऊर्जा जो है परमाणु क्रमांक में वृद्धि जो होगी, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने का मतलब है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या का बढ़ना। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो बाह्यतम कोश को जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो आकर्षण है नाभिक का वो भी बढ़ेगा, और अब नाभिक का आकर्षण बढ़ने की वजह से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, किंतु ये वृद्धि सतत नहीं होती है और उतनी स्पष्ट भी नहीं होती है जितनी एस और पी ब्लॉक के तत्वों में आप देखते हैं। 5D श्रेणी के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा 3D और 4D श्रेणियों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। उसका कारण क्या है, वही इसका कारण पहली बात तो लेंथेनाइट संकुचन, और दूसरा 5D श्रेणी में 4f इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होने के कारण भी ऐसा होता है। तो आप यहाँ देखेंगे स्कैंडियम टाइटियम प्रथम संक्रमण श्रेणी की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान
द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान और तृतीय आयनन ऊर्जा के मान। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जाओं के मान जो है वो लगभग बढ़ते चले जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी की तत्वों की प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान से यह भी स्पष्ट होता है कि इन तत्वों की क्रमिक ऊर्जा में वृद्धि उतनी तीव्र नहीं होती जैसे कि मुख्य वर्ग के तत्वों में देखी जाती है। मुख्य वर्ग के तत्व एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनकी बात हो रही है। पर कैडमियम, जिंक, कैडमियम और मरकरी की आयनन ऊर्जा जो है एस उपकोष से अधिक स्थायित्व के कारण असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या भरे हुए होते हैं? अर्धपूरित और पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। तो आप असामान्य रूप से इनकी जो आयनन ऊर्जा का मान है वह बढ़ जाता है पूर्णपूरित होने की वजह से। तो आप देखेंगे यदि ये ग्राफ बनाया जाए तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा का मान इस प्रकार से बढ़ता है तत्वों की। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जाओं का क्रमिक मान जो है इस प्रकार से ग्राफ में दिखाया गया है। स्कैंडियम की प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान A1 के संगत मानों की अपेक्षा कुछ कम होती है। अतः स्कैंडियम के गुण जो है वो A1 नहीं है, ये एल्यूमिनियम है। सॉरी, काट देना इसको। तो इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जाओं में क्रमिक परिवर्तन यहाँ पर आपको इस प्रकार से ग्राफ में देखने को मिल रहा है। अब आप बात करें कि भाई स्कैंडियम के प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान एल्यूमिनियम के संगत मानों की अपेक्षा कुछ कम होते हैं, अतः स्कैंडियम के गुण जो है वो एल्यूमिनियम के गुणों के समान होते हैं। आयनन ऊर्जाओं के परिमाण जो है संक्रमण तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आपेक्षिक स्थायित्व के संबंध में सुझाव भी देते हैं। तो मतलब इसके ऊपर क्या डिपेंड कर रही है? इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व भी जो है डिपेंड करता है। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है देख लीजिए। प्रत्येक श्रेणी के प्रथम और अंतिम सदस्यों को छोड़कर, यानी कि ग्रुप नंबर 3 के और ग्रुप नंबर 12 के जो तत्व है उनको छोड़ करके शेष सभी, यानी कि ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 11 टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बोल रहा है। तो शेष सभी संक्रमण जो तत्व हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। केवल तीसरे और 12वें जो ग्रुप है उनके अलावा जितने भी तत्व हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, प्रारूपिक संक्रमण तत्व जो हैं वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को लगातार परिवर्तित करते चलते हैं, बदलते चलते हैं। इसका कारण क्या है बेटा कि NS तथा N-D, ये जो आप सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो ना, N-1D और NS, इनकी जो ऊर्जाएं हैं बेटा उनमें अंतर बहुत कम होता है। तो D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं में केवल अल्प अंतर होता है, जिसके फलस्वरूप NS तथा N-1D में इलेक्ट्रॉन सम्मिलित रूप से यौगिक निर्माण के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रखना यह आवश्यक है कि N-1D कक्षक के केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आबंध निर्माण में भाग लेते हैं। इन दोनों की ऊर्जाओं में कम अंतर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है NS से N-1D में और N-1D से NS में जो है ट्रांजिट करते रहते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पर N-1D जो है केवल इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही आबंध निर्माण में प्रयुक्त होंगे। इसलिए जो प्रारूपिक जो तत्व है, प्रारूपिक संक्रमण तत्व जो हैं उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। किस प्रकार से देख लीजिए आप, स्कैंडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +2 या +3 पाई जाएगी और जिंक की भी जो है +2 पाई जाएगी। यहाँ पर स्कैंडियम जो है उसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो सर्वाधिक स्थायी है, या कह सकते हैं कि स्कैंडियम जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। परंतु टाइटेनियम से लेकर के कॉपर तक आप देखिए परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका कारण क्या है? N-1D और NS में ऊर्जा अंतर कम होना। ऐसे ही द्वितीय संक्रमण तत्वों में भी यटरबियम और कैडमियम की एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है, परंतु ग्रुप नंबर 4 से लेकर के ग्रुप नंबर 11 तक के जो तत्व जो टिपिकल एलिमेंट्स हैं उनकी आप परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। तृतीय संक्रमण श्रेणी में भी जो ये वाले तत्व है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे और लेंथेनम और मरकरी जो है वो अपरिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो अतः प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है देख लीजिए कि भाई स्कैंडियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, क्योंकि स्कैंडियम में बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन, इसका विन्यास जो है 3d14s2 होता है। अतः
3D व 4s उपकोषों के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, जिससे स्कैंडियम के लिए द्वितीय व तृतीय आयनन ऊर्जाओं के मान में बहुत ही कम अंतर आता है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उतनी ऊर्जा में जो है तीसरा इलेक्ट्रॉन भी फटाफट निकल जाता है, तो तृतीय आयनन ऊर्जा के मान में बहुत कम अंतर होता है। इसके फलस्वरूप बाह्यतम कोश के तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं। जैसे ही आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको ऊर्जा देंगे तो डी वाला जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ही यहाँ से माइग्रेट हो जाता है, चला जाता है और स्कैंडियम की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। बाद में बात करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के स्कैंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीकरण संख्या जो है बढ़ती है, +2 से +5 तक जाती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि है तो ऑक्सीकरण अवस्था में भी वृद्धि होगी, परंतु Mn के पश्चात जो है वो युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन के फलस्वरूप जो है ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आ जाती है, क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ जाता है। आयनिक यौगिकों में ये धातु निम्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है तथा ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर आयनिक गुणों में कमी हो जाती है, कमी तथा सहसंयोजक गुणों में वृद्धि देखने को मिलती है। यानी कि क्या आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजेशन स्टेट जैसे जैसे कम होगी तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर आयनिक गुण बढ़ जाते हैं। या तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ इसी लाइन में कि ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों जैसे जैसे बढ़ेगी, ऑक्सीकरण अवस्था में जैसे जैसे वृद्धि होगी आयनिक गुणों में कमी आएगी। तो भाई और ये अगर कम होगी तो आयनिक गुण बढ़ जाएंगे, ऐसे लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, आयनिक गुण जो है वो बढ़ जाएंगे, परंतु सहसंयोजक जो गुण है, सहसंयोजक जो गुण है उनमें कमी आ जाएगी। मतलब आप या तो इसकी फॉर्म में बोलो कि भाई ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो बढ़ेगी तो आयनिक गुणों में कमी आएगी, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो आयनिक गुणों में कमी आएगी और सहसंयोजक गुणों में वृद्धि होगी। तो आप बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था कम होगी तो आयनिक गुण बढ़ जाएंगे और सहसंयोजक गुण कम हो जाएंगे। तो उस लाइन का जस्ट उल्टा यहाँ पर मैंने लिखा है, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था 3D, 4s और 4p कक्षकों के संकरण से प्राप्त होती है, न कि इलेक्ट्रॉनों के निकलने से। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो 3D, 4s और 4p कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से प्राप्त हो रही है, न कि इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने से। ठीक है, बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या बोलता है कि भाई रिक्त D यानी कि डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, या डी जो है वो अर्धपूरित हो, या डी जो है वो पूर्णपूरित हो, तो ऐसे उपकोषों के विन्यास पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं का विन्यास भी निर्भर करता है। जैसे Ti4+ का स्थायित्व Ti3+ से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि Ti4+ में 3D में 0 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है और Ti+3 में 3D में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन और निकालने के बाद में जो है टाइटेनियम जो है वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। देखिए टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3D और 4s, इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप जैसे ही 3D इसकी 4+ और 3+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना चाहेंगे तो टाइटेनियम की 3+ और टाइटेनियम की 4+ ऑक्सीकरण अवस्था में आप देखो कि ये 3+ का मतलब है कि आर्गन के 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होना और आर्गन के बाद में यहाँ पर 3D में कोई इलेक्ट्रॉन ना होना। तो 3+ प्रदर्शित कर टाइटेनियम 3+ ऑक्सीकरण जो अवस्था है उसकी अपेक्षा टाइटेनियम की 4+ ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि ये किसका आर्गन गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्राप्त कर लेती है, क्योंकि इसमें टाइटेनियम 3+ से अधिक स्थायी टाइटेनियम 4+ होता है, क्योंकि 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और ये किसका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्राप्त कर लेती है। और Mn2+ का स्थायित्व जो है Mn3+ से अधिक होता है, क्योंकि इसमें 3D5 विन्यास पाया जाता है, तथा Ag+ का स्थायित्व Ag2+ से अधिक होता है, क्योंकि इसमें भी 3D10 विन्यास पाया जाता है। यानी कि या तो D में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या D अर्धपूरित हो, या D पूर्णपूरित हो। तो ऐसी अवस्थाएं जब भी आती हैं तब जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। संक्रमण तत्वों में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बढ़ता है। यानी कि आप जब एक संक्रमण श्रेणी के ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, स्कैंडियम, ऐसे स्कैंडियम, इटरबियम,
लैंथेनम और एक्टिनम। इस तरीके से जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो निम्नतम ऑक्सीकरण जो अवस्था है उसका स्थायित्व घट जाता है, जबकि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व जो है वो बढ़ जाता है। ऑक्सीजन व फ्लोरीन के छोटे परमाणु आकार और उच्च विद्युत ऋणता के कारण, ऑक्सीजन और फ्लोरीन कैसे हैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन कैसे हैं? एक तो परमाणु आकार छोटा है और दूसरा जो विद्युत ऋणता है या इनकी विद्युत ऋणात्मकता है वो भी सर्वाधिक होती है। इसके कारण क्या होता है, संक्रमण धातुएं इनके साथ में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिकों का निर्माण करती है। तो देख लीजिए वेनेडियम के ऑक्साइड, क्रोमियम के ऑक्साइड, मैग्नीज के ऑक्साइड, वेनेडियम फ्लोराइड वगैरह में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन फ्लोरीन वगैरह जब जुड़ते हैं तो क्या करते हैं, उच्च विद्युत ऋणता की वजह से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इन जो तत्व है, ये जो तत्व है संक्रमण तत्व, इन तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं इनको उच्च धनात्मक कर देते हैं। संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी प्रकृति के हो सकते हैं। अर्थात संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड जो है निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में तो क्षारीय होंगे, यानी कि लो ऑक्सीकरण अवस्था में तो ये कैसे होंगे बच्चों, क्षारीय होंगे। उच्च हाई ऑक्सीकरण अवस्था में, हाई ऑक्सीकरण अवस्था में तो ये कैसे होंगे, अम्लीय होंगे। और इनके बीच में जो ये होंगे उभयधर्मी होंगे। आप देखिए यहाँ पर मैंगनीज के अलग अलग ऑक्साइड्स में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है और यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। तो +2 निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, इसलिए क्षारीय प्रकृति का होता है मैंगनीज ऑक्साइड। अगर इसकी बात करें +6 अवस्था होने की वजह से ये जो ऑक्साइड है मैंगनीज का, ये अम्लीय प्रकृति का होता है और इनके बीच में उपस्थित मैंगनीज का ये वाला जो ऑक्साइड है ये उभयधर्मी प्रकृति का पाया जाता है। तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व निम्नलिखित कारक जो हैं उन पर निर्भर करता है। पहली बात तो आयनिक त्रिज्या पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनन एंथैल्पी, विलायकों की प्रकृति, अम्लीय और क्षारीय माध्यम, धातु आयन से संयोग करने वाले ऋणायन और लिगेंड की प्रकृति, इन सभी बातों पर जो है अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो स्थायित्व है वह डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो क्या होता है कि समस्त संक्रमण धातुओं के E0 का जो मान होता है हाइड्रोजन की अपेक्षा निम्न या ऋणात्मक होता है, अतः समस्त संक्रमण तत्व जो है ऋणात्मक अपचयन विभव के कारण तनु अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त कराती है। तनु अम्ल जितने भी होंगे उनसे ये हाइड्रोजन मुक्त कराने का काम करेगी, क्योंकि इसके लिए ऋणात्मक अपचयन विभव पाया जाता है। तो यहाँ देखिए आप किस प्रकार से वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, इन सब का जो है आप देखो कॉपर को छोड़ करके सभी का जो अपचयन विभव है E0 की जो वैल्यू है वो कैसी नेगेटिव में आ रही है। अधिकांश संक्रमण धातुएं अपने आसपास ऑक्साइडों की रक्षण परत बनाने के कारण अम्लों के प्रति उदासीन हो जाती है या इनसे बहुत धीरे धीरे क्रिया करती हैं। जैसे क्रोमियम का E0 जो है ऋणात्मक होने के बाद भी यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की एक परत बन जाती है। मतलब आपने क्रोमियम के पात्र में कोई एसिड अपने रख दिया तो एसिड रखने पर क्या होगा, क्रोमियम ऑक्साइड की वहां पर एक परत बन जाएगी और एसिड जो है उस क्रोमियम के साथ में अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। तो 3D श्रेणी के जो तत्वों के लिए E0 यानी कि इसके जो मान है E0 Mn2+ से Mn में परिवर्तित होने के जो मान हैं वे नियमित नहीं होते हैं। इसकी व्याख्या आयनन एंथैल्पी फर्स्ट और आयनन एंथैल्पी 2 के जोड़ के अनियमित परिवर्तन तथा ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी के द्वारा की जाती है, जो मैंगनीज तथा वेनेडियम के लिए आपेक्षिक रूप से अत्यधिक कम पाई जाती है। बात करते हैं उत्प्रेरक गुणों की, क्योंकि उत्प्रेरक क्या होते हैं तो परिवर्तित संयोजकता यानी कि संयोजकताओं का बार बार परिवर्तित होना और रिक्त डी कक्षकों का उपलब्ध होना, ये दो कारक ऐसे हैं जो इनके अंदर उत्प्रेरक की गुण जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो परिवर्तित संयोजकता तथा उपलब्ध रिक्त डी कक्षकों की उपलब्ध रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण, यहाँ मैं लिख देती हूँ उपस्थिति के कारण विभिन्न संक्रमण तत्व तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आयरन, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब आप देख सकते हैं अलग अलग अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की भांति क्रिया करते हैं। कुछ स्थितियों में संक्रमण तत्व अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों के कारण अभिकारक के साथ अस्थायी माध्यमिक यौगिक इंटरमीडिएट यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, जबकि अन्य स्थितियों में संक्रमण धातुएं जो है अभिकारकों के अधिशोषण के लिए विस्तृत सरफेस प्रदान करती है। मतलब क्या होता है कि अगर डी उपकोष में
रिक्त डी या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उनके साथ साथ मिलकर के ये इंटरमीडिएट कंपाउंड या जो माध्यमिक यौगिक है उसका निर्माण कर लेंगे। नहीं तो फिर क्या करेंगे, एक सरफेस प्रोवाइड करेंगे कि भाई हाँ आओ, चिपको, बॉन्ड बनाओ और चले जाओ। इस तरीके से अधिशोषण के लिए एक विस्तृत क्षेत्रफल भी प्रदान करती हैं, इसीलिए इनको उत्प्रेरकों की भांति काम में लिया जाता है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक कि भाई अभिकारक अणुओं के साथ में रिक्त कक्षकों को उपयोग में लेकर आसानी से मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बना लेते हैं, जो फिर उत्पादों में टूट जाता है तथा ये पुनः मुक्त होकर अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा जो है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक क्या काम करते हैं? जो सक्रियण ऊर्जा है उसके मान को कम कर देते हैं और अभिक्रिया की दर को या वेग को बढ़ा देते हैं। कुछ उत्प्रेरक देख लीजिए, जैसे कि एडम उत्प्रेरक, प्लेटिनम और प्लेटिनम ऑक्साइड, ये अपचयन में काम में लिया जाता है। जिगलर नट्टा उत्प्रेरक TiCl4 और C2H5 का होल थ्राइस Al, एथीन और पॉलीथीन का निर्माण करने में इसको काम में लिया जाता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन वगैरह के निर्माण में। ब्राउन उत्प्रेरक निकिल बोराइड का उत्प्रेरक, निकिल बोराइड जो होता है वो ब्राउन उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। PH3P RHCl, इसको आप विल्किंसन उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। और फेंटन अभिकर्मक जो है वो क्या होता है? FeSO4 और H2O, इनको प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण में इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग उत्प्रेरक, उनके संगठन यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे कि वनस्पति तेलों से आपको घी बनाना है, यानी कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए आप निकल उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। निकल यहाँ पर हाइड्रोजन को एक अधिशोषण जो सरफेस है वो प्रदान करता है और यहाँ पर इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे हाइड्रोजन की क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है और वनस्पति तेल जो है वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। हेबर विधि में आप देखिए, अमोनिया प्राप्त करने के लिए आप लोह चूर्ण को उत्प्रेरक की भांति और मोलिब्डेनम को उत्प्रेरक वर्धक की भांति काम में लेते हैं, जिसमें मोलिब्डेनम और आयरन जो है इन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों को अधिशोषण सरफेस प्रदान करने का काम करते हैं और इसकी सतह पर चिपक करके ये अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। एथिलीन से पॉलीथीन बहुलक बनाने में TiCl4 को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एथीन से पॉलीएथीन बनाने के लिए। आगे देखिए, ऑस्टवाल्ड विधि में देखो, अमोनिया और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते समय आपको प्लेटिनम जो है उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जो NO में और H2O में परिवर्तित हो जाएगा। और फेंटन अभिकर्मक जो है, फेंटन अभिकर्मक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवा करके इनको एल्डिहाइड में परिवर्तित करने का काम करता है, किंतु अम्लों में परिवर्तित नहीं करने देता। आयरन उत्प्रेरक का काम यहाँ पर करता है। तो फेंटन अभिकर्मक ये प्राथमिक एल्कोहलों को एल्डिहाइडों में ऑक्सीकृत कर देता है, किंतु अम्लों में परिवर्तित नहीं करता है, इसको और अधिक ऑक्सीकृत नहीं करे।